फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। हम लोग आज क्वेश्चंस देखेंगे साइंस के। पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही जमना, पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन। बाकी सभी जितने भी हैं ऑप्शन, ये हमारे रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। और दही से दूध से दही जमना भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। परंतु पानी में चीनी का घुलना ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे कि आकृति, माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्राकृतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन मतलब स्थायी नहीं होते हैं, और उत्क्रमणीय होते हैं मतलब ये वापस अपनी अवस्था में पुनः आ सकते हैं। भौतिक परिवर्तन की क्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन परिवर्तन की प्रक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, मतलब वो किसी पदार्थ का निर्माण तो नहीं करती, लेकिन अपनी अवस्था बदल सकती हैं। ठीक है, और वो अपने अवस्था में वापस भी आ सकती है। जल का वाष्प में परिवर्तन तथा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल और चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है हिमीकरण, ऑप्शन सी है पिघलना, एंड ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर का वाष्प कपूर में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक, कुछ पदार्थ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना कुछ पदार्थ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आए बिना वाष्प यानी गैस अवस्था में आ जाते हैं, और उसके बाद उस वाष्प को ठंडा करने पर पुनः वो ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है, प्रेम से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ऑप्शन बी है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। गुथी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। ऑप्शन डी है, नमक का पानी में घुलना। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन पूछा है, तो इसमें ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन बी, सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, कि हमारा रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सभी हमारे क्या भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसमें शामिल यौगिकों अथवा तत्वों को, ठीक है, यौगिकों तथा तत्वों के परमाणु स्वयं पुनर्व्यवस्थित करके नए रासायनिक बंधों का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का, ये यौगिक या तत्वों का क्या होता है कि जब अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, और ये स्थायी होते हैं, और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये अणु उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि ये वापस अपनी अवस्था में नहीं आ सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, अर्थात इनमें परिवर्तनकारी कारक को हटा देने पर अपने उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, ये अनुत्क्रमण मतलब वापस अपनी अवस्था में नहीं आ पाते हैं। जैसे सब्जियों का पकना, उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। पकी सब्जी को पुनः कच्ची सब्जी में रूपांतरित या परिवर्तित नहीं कर सकते। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए, दूध को बहुत कम ताप पर 24 घंटे तक रखा जाता है। ऑप्शन बी, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ऑप्शन डी इसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, तो इसका ऑप्शन
सी सही होगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक से ठंडा कर लिया जाता है। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी खाद्य पदार्थ को एक निश्चित ताप पर निर्धारित समय तक गर्म करने के पश्चात तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। उसमें इससे क्या होता है? जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि को इस विधि की खोज फ्रांसीसी जीव विज्ञान लुईस पॉस्चर ने वर्ष 1864 में किया था। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। इसके 50 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध में उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो पौष्टिकरण में क्या होता है कि सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है। उसके बाद कितनी देर तक? 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको ठंडा कर लिया जाता है। उसके बाद ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को में क्या होता है? सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? पौष्टिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक, ऑप्शन ए जैविक अभिक्रिया, ऑप्शन ए जैविक अभिक्रिया, ऑप्शन बी भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन डी भौतिक एवं रासायनिक दोनों ही अभिक्रिया हैं। तो इसको ऑप्शन सी होगा, रासायनिक अभिक्रिया। दहन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि दहन में क्या होता है कि अगर कोई भी अब इसमें अभिक्रिया होती है तो दोबारा उस अवस्था में नहीं आ सकती। तो इससे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखें तो दहन क्या होता है? दहन अथवा प्रज्वलन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन सामान्यतः तब होता है जब कोई दहनशील सामग्री ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है। ठीक, इस प्रक्रिया में सामान्यतः हाइड्रोकार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी गंधक। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कार्बन। कार्बन क्या है? सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सामान्यतः प्रत्येक रासायनिक यौगिक कार्बन अथवा जैव यौगिक कहलाता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन परमाणु के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। विश्व में सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से निर्मित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रासायनिक यौगिक कार्बनिक और जैव यौगिक कहलाते हैं, जिसमें सभी में कार्बन पाया जाता है। कार्बन का क्या? कार्बन एक ऐसा तत्व है जो आपस में जुड़कर कई श्रृंखलाएं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन के अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन या उससे व्युत्पन्न होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, यूरिया। क्या है? सभी कार्बन से उत्पन्न यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन पर चयन कीजिए। मतलब इसमें हमें गलत कथन को देखना है। तो पहला ऑप्शन है, उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, वे घुलनशील नहीं होते, वे सहज ज्वलनशील नहीं होते, उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा कि एक गलत ऑप्शन बताना है कि इनमें से गलत कौन है। तो गलत हमारा है, वे सहज ज्वलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। ये सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी हो सकते हैं। ये सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी हो सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ये जल में अघुलनशील होते हैं और ये कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बनिक यौगिक सहजता से ज्वलनशील होते हैं। वो वायु में जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं। इसलिए कार्बनिक यौगिक को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन सकती है? तो ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है मीथेन। ठीक है, तो इसको ऑप्शन बी सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या होता है? घुटन और मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में तो कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है हमारा मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मेथेन। ऑप्शन सी है ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मेथेन। एंड ऑप्शन डी है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मेथेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा पहला वाला सही होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन का मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका क्रम भार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेथेन आता है, उसके बाद एथेन आता है, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारा सही क्रम है। हाइड्रोकार्बनों के आभूषणों का, ठीक है, अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन कार्बन यौगिक होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक होते हैं। ये ईंधन व स्नेहक के रूप में तथा प्लास्टिक, रेशे, रबड़, विस्फोटक तथा औद्योगिक रसायनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अणुभारों का बढ़ता क्रम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो हम लोग सिगरेट के लिए लाइटर यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा ब्यूटेन, ऑप्शन बी है मेथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है रेडॉन। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। ऑप्शन ए हमारा सही है। ब्यूटेन एक अति ज्वलनशील रंगीन गैस होती है। ठीक है, ब्यूटेन के बारे में देख लेते हैं। ब्यूटेन कैसा होता है? एक अति ज्वलनशील रंगीन गैस होती है जिसे सरलता से दाब डालकर तरलीकृत किया जा सकता है, यानी लिक्विड में परिवर्तित किया जा सकता है। ब्यूटेन का वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दाब पात्रों में रखना असरल होता है। इसीलिए सिगरेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिगरेट लाइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है ऑक्सीकार्बन, ऑप्शन डी है फुलेरिन्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? अप्रूव नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हमारी सही नहीं है। ऑक्सीकार्बन कार्बन का अप्रूव नहीं है। कार्बन के अप्रूव कौन कौन से? हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरिन है। जब एक ही तत्व अपने अनेक रूप में पाए जाते हैं तो इस तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाए जाते हैं तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। प्रकृति में कार्बन के मुख्यतः निम्नलिखित अपरूप पाए जाते हैं: हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन अथवा बंकमिंस्टर फुलेरिन, ग्रेफीन, कार्बन नैनोट्यूब्स, लॉन्स डेलाइट, क्यू कार्बन आदि। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ है। ग्रेफाइट को पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। फुलेरिन C60 अमेरिकन आर्टिस्ट बकमिंस्टर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद जैसे प्रतीत होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ऑप्शन ए है निर्जलित बर्फ, ऑप्शन बी है ठोस मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ऑप्शन डी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? निम्नलिखित में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? ऑप्शन ए है केवला, ऑप्शन बी है लेक्सान, ऑप्शन सी है ग्राफीन एंड ऑप्शन डी है स्पाइडर सिल्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा सी, ग्राफीन। ग्राफीन क्या है? कार्बन से बना हुआ है। ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। इसमें जालीदार षटकोशीय संरचना, मधुमक्खी समान संरचना से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत पाई जाती है। ग्राफीन कार्बन के अन्य अपरूपों जैसे हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फुलेरिन आदि का आधारभूत तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ऑप्शन बी है कार्बन, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड ऑप्शन डी है कार्बन, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा हमारा बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जीव वैज्ञानिक जीवन के लिए जिन्हें 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, तो इन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके रिसाव के कारण हुई? तो ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड साइनेट। ठीक है, ऑप्शन ए होगा हमारा क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह अत्यंत जहरीली गैस है जो कार्बामेट कीटनाशकों के उत्पादन की प्रक्रिया में निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान क्या दर्शाता है? ऑप्शन है निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता मूल्यांक और ऑप्शन डी दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। ठीक है, तो ऑप्शन बी है हमारा, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। तो पीएच मान एक पैमाना होता है जिसमें विलयन या पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता का स्तर दर्शाया जाता है। पीएच पैमाने पर मूल्यांकों का मान 0 से 14 के मध्य होता है। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय होते हैं, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय होते हैं, तथा जिनका पीएच मान 7 होता है वो क्या होते हैं? उदासीन विलयन होते हैं। शुद्ध जल उदासीन विलयन का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन लाल मिट्टी को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान होगा। ठीक है, तो विलयन क्या होता है? लाल को नीला कर देता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लाल को नीला करता है क्षारीय विलयन, और क्षारीय विलयन क्या होता है, किसके बीच होता है? 7 से अधिक होता है। तो इसमें 7 से अधिक कौन सा है? ऑप्शन ए 7 है, ऑप्शन बी 6.5 है, ऑप्शन सी 5 है और ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं। तो 7 से अधिक कोई भी नहीं, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा। लिटमस मूल रूप से बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो प्रकृति में लाइकेन नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। यह प्रयोगशाला में अम्लों तथा क्षारकों के परीक्षण के लिए लाल तथा नीले लिटमस का या विलयन का उपयोग किया जाता है। लिटमस पर 4.5 से कम मान और 8.3 से अधिक होने पर रंग परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसको ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। इसको कैसे दिखाते हैं? HCl। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक्वा रिएजेंट निम्न को किसका मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो इसका आंसर हमारा बी सही होगा, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्वा रिएजेंट को अम्लराज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अम्लराज अथवा एक्वा रिएजेंट नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3 के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक पीले नारंगी रंग का द्रव होता है जिसमें से धुआं निकलता रहता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वा रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे नोबल धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो एक्वा रिएजेंट या अम्लराज क्या करता है?
नोबल धातु को गलाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है क्लोरीन एंड ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। पावरोटी या केक व अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों तैयार करने की प्रक्रिया में उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है, जब बेकिंग पाउडर गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा एवं टार्टिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्र से घुल जाती है। यह गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। ठीक है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुवीय भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन होगा सी अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, जल में घुल जाता है जल्दी से और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अमोनिया एक तीव्र गंध वाली रंगीन गैस है। अमोनिया के जलीय घुल को लीवर अमोनिया कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जलीय घुल को क्या होता है, लीकर अमोनियम कहते हैं। लीकर अमोनियम कहा जाता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर सफेद धूम्र के रूप में अमोनियम क्लोराइड गैस उत्पन्न करती है, जो ठंडी होने पर अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टलों में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर ऑप्शन ए एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन बी क्षारीय प्रकृति का है, ऑप्शन सी अपचायक है एंड ऑप्शन डी अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का है। सोडा वाटर को कार्बोनेट वाटर या स्पार्कलिंग वाटर, फिजी वाटर, बाउली वाटर आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यह जल से उच्च दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया जाता है। सोडा वाटर पीएच मान 3 से 4 के बीच होता है। ठीक है, इसलिए इसे अम्लीय प्रकृति का होता है ये। आज के लिए इतने क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।